बाजार बोलता है एफआईएसडीआईज का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं। कल क्या सिचुएशन रही थी एफआईएसडीआईज की, और उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस का हाल देख लेते हैं। तो कल एफआईज ने तो एज यूजुअल करीब 5,000 करोड़ का माल बेचा और डीआईज ने करीब 3100 करोड़ का माल खरीदा। तो नेट में तो इंस्टीट्यूशन बेच कर ही गए, लेकिन डीआई सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, ये बड़ी चीज़ है। एक बार फिर देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल। कल अमेरिकन मार्केट्स ने जो कलाबाजियाँ खाई हैं वो तो शायद कल अमेरिकन ट्रेडर्स याद ही रखेंगे, क्योंकि एक समय पर डाउ जोन्स 1500 पॉइंट ऊपर था और वहाँ से गिर के 320 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो 1800 पॉइंट, 2000 पॉइंट, एक समय तो ये डाउ मैं देख रहा था 700 पॉइंट नीचे था अराउंड। तो ये तो एडजस्टमेंट में 320 पॉइंट आया। तो कल लगभग अमेरिकन मार्केट तो रोलर कोस्टर राइड पर था। शंघाई हालांकि ग्रीन में है और हैंसेंग निकाई अगेन 5% नीचे, कोस्पी करीब 2% नीचे। तो ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति तो ठीक नहीं नज़र आ रही है। एक बार देख लेते हैं कि आज कौन कौन से शेयर हैं जो दम दिखा रहे हैं, दमदार शेयर आज के। तो आरके फोर्ज 7%, आरएचआईएम करीब 5%, सैनको गोल्ड यहाँ पर डेटा आया कंपनी का Q4 का, तो उसका इम्पैक्ट है 5% ऊपर। गॉडफ्रे फिलिप्स आज 5% ऊपर है। होम फर्स्ट में करीब 4.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज टॉप लूजर्स बने हुए हैं, यानी कि जिनमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो एलटी फूड्स यहाँ पर 9% नीचे, कार्ट्रेड 6%, वॉक फार्मा 6%, मार्क्सन्स 6%, एम्बर एंटरप्राइजेस 5.5%। तो काफ़ी सारे शेयर हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि बड़ी खबरों में कल जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी कि चीन अमेरिका का टैरिफ वॉर बढ़ने से अमेरिकी मार्केट खुद घबराने लगा है। अब ऊपरी स्तरों से डाउ करीब 2300 पॉइंट गिरा और एक समय डाउ 1500 पॉइंट ऊपर था और बंद होने से पहले मार्केट ने सारी बढ़त अपनी गंवा दी। अब ये क्यों टूटा? चीन की जो टेंशन है, वो टेंशन क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल तक की डेडलाइन दी थी कि चीन को कि अगर आपने हमसे रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं हटाया तो हम आप पर और 50% टैरिफ बढ़ा देंगे। 54 ऑलरेडी है, 50 और कर देंगे, तो यानी कि 104% टैरिफ अब चीन के प्रोडक्ट्स पर लग गया है। यानी कि चीन अगर 100 रुपये का माल बनाता है तो वो यूएस में 204 रुपये का बिकेगा टैरिफ लगने के बाद। तो अब 100 रुपये की चीज़ को 204 रुपये में कौन खरीदेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। चीन भी अमेरिका से ट्रेड वॉर के लिए तैयार है, तो ये थोड़ा सा एक ग्लोबल मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। रचित भाई, ये बताइए, ये जो चीन कर रहा है, देखिए जब आपकी चीज़ 100 रुपये की 154 रुपये पर कर देता है कोई कंट्री, तो फिर आपको डर तो रहता ही नहीं है। आपको पता तो है कि मेरा तो माल कोई ख़रीदने वाला है नहीं। तो अब आप मेरी एमआरपी, अगर एक दुकानदार है 100 रुपये की चीज़ को 150 रुपये बेच रहा है, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा, तो उसे पता है मैं एमआरपी 200 भी कर दूं क्या फ़र्क पड़ना है, आएगा तो वो तब भी नहीं, 250 कर दूं तब भी कोई आएगा तो है नहीं। तो अमेरिका ने अगर उन पर टैरिफ 54% लगाने के बाद अब अगर उसको 104 कर दिया तो उन्हें पता है हमारा माल तो पहले भी नहीं बिकना था, अब भी नहीं बिकना, तो हमें क्या ही करना है, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, इज्जत से तो लड़ाई लड़ें। तो अब इज्जत वाली बात आ गई है सर, अब ये टैरिफ वॉर तो बचा नहीं है। तो इसका फ़ायदा दो बड़े देशों की इज्जत की लड़ाई में, एक हमारा इंडिया जो थोड़ा कॉम्पीट कर देता है चाइना को, तो ये कितना फ़ायदा उठा पाएगा? सर देखिए, मैं इसमें ना थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू रखूंगा ओके। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि 100 रुपए की चीज 154 रुपए हो गई, नहीं बिक रही। अब 204 रुपए हो गई, ऑफकोर्स नहीं बिक रही। मगर आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट मार्केट्स को ढूंढेंगे। और जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बार बता चुके हैं कि आईटी में हम ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, बहुत सारे मार्केट्स को हिट कर रहे हैं। सिमिलरली जब चीन को अब ये चीज समझ में आ गई है कि चाइना इनके लिए अब जो यूएस है वो इनके लिए भाई मार्केट नहीं बचा है, तो ये भी ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढेंगे। अब इस ऑल्टरनेट मार्केट की सर्च में एक छोटा सा डेटा पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इंडिया और यूएस क्लब टुगेदर ये करीबन 5% चाइना का ग्लोबल एक्सपोर्ट का पार्ट बनते थे। और आप देखें कि यूएस को $139 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा था और इंडिया को अराउंड $37.7 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसमें की कैटेगरी 682 कैटेगरीज थी। टोटल 3700 कैटेगरी में एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया और यूएस को, जिसमें से और 700 कैटेगरीज आपकी की कैटेगरीज थी, जैसे रबर, निकल, पेपर, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, ये सब।
अब अगर अमेरिकन मार्केट आपके लिए वाइबल नहीं बचता है और ऑल्टरनेट मार्केट की ढूंढ के चलते अगर आप इंडियन मार्केट में डंपिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रॉब्लम में आती है। अब हम ये बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आती है, तो कोई बात नहीं, हम भी टैरिफ लगा देंगे। तो फिर आप भी अगर टैरिफ लगाने पे आ जाते हैं, तो फिर चाइना भी टैरिफ लगाने पे आ जाएगा। तो ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब इसको हम जितना ये देख रहे हैं कि चाइना पे ये जो टैरिफ लगा है ये हमारे लिए बेनिफिट है, हम यूएस को जो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें जरूर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, मगर जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वहां पे कितना कार्नेज आपको देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। समहाउ मैं इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म, अगर ये ऐसे ही सस्टेन होता है और चाइना और अमेरिका अगर हॉर्न्स लॉक करके रखते हैं, इंडिया इतने प्रेशर में आएगा। मतलब आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा काउंटर व्यू दे रहा हूं, आपने भी देखा होगा जहां हम मीडिया देख रहे हैं, जहां हम प्रिंट मीडिया देख रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं दैट विल बेनिफिटेड। कोई ये बात क्यों नहीं सोच रहा है कि अगर आपने माल बनाया है तो आपको बेचना ही होगा, और बेचने के लिए अगर आप ऑल्टरनेट्स ढूंढते हैं और वहां भी टैरिफ और चालू हो जाता है, तो सर प्रॉब्लम तो गहराती भी ही दिखेगी, ये प्रॉब्लम कम होती भी मेरे हिसाब से दिखती नहीं है। और जितना एडवांटेज इंडिया को होगा उससे ज्यादा डिसएडवांटेज होगा अगर चाइना ने डंपिंग इंडिया के अंदर चालू कर दी। लेकिन रचित भाई इसमें एक चीज़ है, आप एक चीज़ बताइए, क्योंकि मेरी चीन के माल को लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, पिछले एक वीक से यही सब चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि चाइना अमेरिका वाला माल डंप नहीं कर पाएगा बहुत सारा। क्यों? उसका रीज़न है सर, जो हम इंडियंस माल खरीदते हैं ना, वो ए कैटेगरी का माल नहीं खरीदते चीन से, और ना खरीदेंगे, क्योंकि हमें आदत है सस्ता बनाने की और सस्ता यूज़ करने की। और जो अमेरिका यूज़ करता है ना सर, वो आप देखो 33 करोड़ लोग हैं वहाँ पर और 31 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमारे यहाँ 143 करोड़ लोग हैं और 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप समझ लीजिए कि सर हमारे पास कितने पैसे होंगे चीज़ों को ख़रीदने के लिए। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम हर चीज़ सस्ती ही खरीदते हैं। एक क्लास है हमारे देश में जो कि चीज़ों को महंगा करके भी खरीदती है और अच्छी अच्छी चीज़ें महंगी लग्जरी पर बहुत खर्च करती है। लेकिन जब हम चाइना से इंपोर्ट की बात करते हैं तो हम उन सस्ती आइटम्स पर ज़्यादा जाते हैं या अफोर्डेबल आइटम्स पर ज़्यादा जाते हैं, जिसको कि वो लोग अपने यहाँ पर अपने देश में उसको बी या सी कैटेगरी में डालते हैं। उसमें वो वॉल्यूम गेम खेलते हैं, मार्जिन गेम उनका बहुत बड़ा नहीं होता, उसमें वो मार्जिन पर कमाते हैं। मतलब मार्जिन होता है, अगर 1 रुपये की चीज़ को वो 1 रुपये 10 पैसे पर भी बेच देते हैं तो वो बोलते हैं कि 1 करोड़ का ऑर्डर लाओ, हम 1 रुपये 10 पैसे में आपको दे देंगे। वो पूरी दुनिया में 2 रुपये पर बिक्री होगी। सर उनको अमेरिका जैसा मार्केट कहाँ मिलेगा जो वो 1 रुपये की चीज़ को 5 रुपये पे बेचते थे थोड़ी क्वालिटी बेटर करके, तो वो कैसे डंप होगा? सर इस पे ना मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। विवेक भाई इस पे भी एक डेटा स्टडी किया था, और आप देखिए कि यूएस का 50% कंजम्पशन जो है वो 10 to 15% एलीट क्लास करता है। आप चीज समझने की चेष्टा करिए कि पूरे देश का 50% कंजम्पशन सिर्फ वो 10 to 15% कर रहा है। बाकी जो रिमेनिंग है वो 50% और कंजम्पशन कर रहा है, विच समवेयर लैंड्स टू 85 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है वो किस तरीके से बदल रहा है, मैं अपनी ही इंडस्ट्री की आपको एक एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से ये डेमोग्राफी बदल रही है। सर स्टॉक मार्केट के अलावा हमारा पेट्रोलियम बिजनेस है बेरिंग्स का, और ये क्लियर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं बेरिंग्स से कि किस तरीके से चीजें बदल रही है। आप एक बेसिक एग्जांपल समझिएगा कि आज के टाइम वी आर सप्लाइंग गुजरात, वी आर सप्लाइंग पार्ट्स ऑफ हरियाणा, वी आर सप्लाइंग इन राजस्थान, और अब ये हालत हो गई कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में अराउंड 80 to 85% चाइनीज बेरिंग्स ही जा रहे हैं। अभी जो आपने कैटेगरी की बात करी ना सर, इसको मैं थोड़ा सा आपको घर के मामले में रख के बता देता हूँ, 2 मिनट लूंगा आपको ये चीज समझाने के लिए। जो हमारे पंखे में बेरिंग लगता है ना सर, 6201 6202, ये अगर आप टॉप ब्रांड लेंगे एसकेएफ जो कि स्वीडिश ब्रांड है, अराउंड 250 रुपीज का आता है। अगर एनबीसी जो बिरला जी की कंपनी है उनका लेंगे तो अराउंड 160 रुपीज का सेट आता है। चाइनीज में जो फाइनेस्ट उनकी क्वालिटी है एचसीएच,
वो अराउंड 55 to 60 रुपीज का सेट आता है। और चाइनीज में ही HCH से आप डिटेरियोरेट होकर जाते हैं तो करीबन 30 से 32 रुपए का भी आपको सेट मिल जाता है। हमने पिछले 6 सालों में जो लोअर कैटेगरी चाइनीज था उसका कंजम्पशन लेस होते हुए देखा है और हायर कैटेगरी चाइनीज का कंजम्पशन बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि जो वो हायर कैटेगरी ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट भी है ना, वो हमारे इंडियन ग्रेड 2 से सुपीरियर एंड लेसर प्राइस पे है। तो ये चीज मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं कि हम ये सोच रहे हैं कि चाइना इंटरेस्टेड नहीं है अच्छी क्वालिटी का माल सप्लाई करने में। चाइना को अगर आप प्राइस दे रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का माल भी दे रहा है और लोगों की मेंटालिटी भी बदल रही है। इस पे मैं आपको बदलने का इतना बड़ा एग्जांपल दे सकता हूं। ओरिएंट फैंस का आपने नाम सुना होगा सर। ओरिएंट बिल्कुल। फैंस भी बिरला जी की कंपनी है। बिरला जी की कंपनी है और बिरला जी एनबीसी बनाते हैं, मगर आज आप ओरिएंट फैन खोलेंगे ना तो चाइना का HCH का बेरिंग आपको उसमें से निकलता हुआ दिखेगा। सर सो व्हाट कुछ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद दिस एग्जांपल इज कि चाइना की अच्छी क्वालिटी का कंजम्पशन अब आपके देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो लोगों का एक माइंड फ्रेम है वो भी चेंज हो रहा है। दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस फॉर अ बेटर प्रोडक्ट। तो ये जो एक था ना कि वो चाइना सिर्फ डंप कर रहा था, ऐसा नहीं है। चाइना अच्छी क्वालिटी भी आपको सप्लाई कर रहा है और अब वो अच्छी क्वालिटी आपको सप्लाई कर रहा है। उसका जीता जाता एग्जांपल आप देख लीजिए। एनीबडी इन द इंडस्ट्री, हमारे दर्शकों में या आपके जानकार में हो, आप पूछिएगा आज के टाइम एनबीसी भी बेरिंग के इनर आउटर रेसेस चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ असेंबल करके और स्टैम्प करके बेच रहे हैं। सर उनका सर मैन्युफैक्चरिंग। मेरा क्वेश्चन दूसरा अलग कैटेगरी में था। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, हमने माना कि हम बेयरिंग उनसे ले रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे की रॉ मटेरियल उनसे ले रहे हैं जिसका कि एंड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, बहुत सारे हम एंड प्रोडक्ट उनसे ले रहे हैं। उसका जो प्राइस वो कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार यूरोप में था तो वहाँ पर एक लेडीज़ बैग जो होता है वो मैंने अपनी वाइफ के लिए ख़रीदा, तो वो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 6,000 रुपीज़। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि वो मेड इन चाइना लिखा हुआ था। मेरे एकदम से साइकोलॉजी आई कि 6,000 का चाइनीज़ पर्स कौन लेता है। तो वो चाइनीज बैग को लेकर था कि चाइना का बैग कौन 6,000 रुपये में लेता, मतलब वो 500,000 रुपये से ज़्यादा उनकी वो नहीं समझते। ये सब मेंटेलिटी है। अगर हम आज मेड इन चाइना लिखा होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो नहीं बिकता, जबकि यूएस और यूरोप में ये प्रॉब्लम नहीं है। आप डिज्नीलैंड में जाइए फ्रांस में, वहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट यूरोप का मिलेगा ही नहीं। आपको 80 to 90% प्रोडक्ट सारे यूरोप चाइनीज़ मिलेंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने अच्छे ल्यूक्रेटिव मार्केट को कॉम्पीट करना, वो ठीक है, वो अपना जो माल है वो डंप करेंगे और ग्रेजुअली करेंगे, पूरी दुनिया में उनको करना पड़ेगा अगर अमेरिका में नहीं हो रहा है, लेकिन इट वुड बी वेरी टफ फॉर चाइना। अब दूसरी चीज़ ये कि इंडियन गवर्नमेंट को भी ये एक अपॉर्चुनिटी शायद हो कि वो अब यूएस को भी तो माल चाहिए ना, तो यूएस कहाँ से लेगा। तो इसको अपॉर्चुनिटी देखें या इसको थ्रेट देखें। चलिए, ये एक बात रही, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा सर, फिर दर्शक हमारे थोड़े से आउट ऑफ टच हो जाएंगे। मैं बाकी खबरें भी पढ़ देता हूँ क्योंकि बाकी खबरें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम दोनों आराम से कॉफ़ी पीते हुए बात करेंगे। कुछ और खबरें जो कि हैं, चीन पर 104% टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। चीन भी अमेरिका से ट्रेड वॉर के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका की ट्रेड डील जल्द होगी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हालांकि आज गिरा हुआ है वहाँ का मार्केट, देखना होगा कि कुछ और फैक्ट्स तो नहीं आ गए। आज से अमेरिकी टैरिफ दुनिया भर पर लागू हो जाएंगे और यूरोप की अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है। कल हमने देखा था कि यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी तेज़ी आई थी। साथ ही अगर देखें तो जापान के साथ भी ट्रेड डील होने की बातें हो रही हैं, लेकिन जापान की मार्केट भी आज गिरे हुए हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टू वॉच होगा कि वहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है कि दक्षिण कोरिया और जापान की जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से मानी ही नहीं गई हैं और उस ट्रेड डील में उनको घाटा हो रहा है इसलिए गिर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें डीप जाने की ज़रूरत है। साथ ही अगर देखें तो कनाडा ने 25% टैरिफ अमेरिकी ऑटो सेक्टर पर लगा दिया और नया टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। सर, आज टैरिफ डे है, आज टैरिफ लागू हो रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो मार्केट है ये किस करवट बैठेगा? सर देखिए, मार्केट आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं, मैं बहुत टाइम से एक ही चीज बोल रहा हूं कि प्लीज भगवान से ये मनाइए ये मार्केट कहीं ना कहीं 21,000 पे जाके अरेस्ट हो जाए, वहां से और नीचे ना जाए। मार्केट अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके पीछे का मैं आपको एक और चीज बता दूं। देखिए, हमारा जो मार्केट है ना बहुत ज्यादा सेंटिमेंट ड्रिवन है
और जब सेंटिमेंट और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है ना, जहां पे आपके लिए रिस्क मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे चीजें बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लगती नहीं है। और ये 21,000 का लेवल कैसे आ रहा है विवेक सर, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। 26,273 आपका लाइफ टाइम हाई है। वहां से 20% के आप करेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद आप एक बेयर मार्केट में एंटर करते हैं, 20% के करेक्शन की बात करते हैं, तो और 50 to 100 पॉइंट्स आपको माइनस करना होता है। 26,200 से 5200 पॉइंट देंगे तो अराउंड 21,000 का लेवल आता है। एक दो दिन उसके ऊपर नीचे प्लस माइनस 2 to 5% अगर हो भी जाए, बट स्टेबिलिटी 21,000 पे अगर हमको मिलती है, तो तब भी हम एक सही जोन में रहेंगे। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं विवेक सर, हम आज जिस चीज को हिट करने जा रहे हैं, जो ये टैरिफ वॉर है, अभी तक सिर्फ हम यूएस की सप्लाई को लेके और काउंटर मूवमेंट को देख के कर रहे थे। हम ग्लोबल डी ग्लोबलाइजेशन जो है उसको अभी तक निगेट कर रहे हैं, और मेरा वो सबसे बड़ा डर है। कहीं ना कहीं 21,000 के आसपास भी अगर हम स्टेबिलिटी ले लेते हैं, तो ये मार्केट आगे सस्टेन करेगा। आपका जून क्वार्टर या आने वाले क्वार्टर्स में आपको इम्प्रोवाइजेशन होता हुआ दिखेगा। अगर नहीं होता है तो ये एक नई कहानी बनने वाली है, जिसको हमको बहुत क्लोजली देखनी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैक्वेरी ने बोला है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए उन्होंने बोला कि अमेरिका, यूरोप और जो अमेरिका के दोस्त हैं वो टैरिफ वॉर के एंड पॉइंट पर, अभी चल रहा है सब कुछ प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट जब ये टैरिफ सारे सेटल होंगे हर एक के साथ, तो ये सब तो एकजुट हो जाएंगे, लेकिन चीन अलग थलग पड़ जाएगा। ये हम बात कई बार कर भी चुके हैं, और यही बात मैं रचित भाई से भी अभी काफ़ी देर से कर ही रहा था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने के लिए। लेकिन एक और अच्छी चीज़ जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये कि कच्चे तेल कीमतों में कल तेज गिरावट देखने के लिए मिली, और तेल कीमतें $60 पर बैरल के नीचे पहुंच चुकी हैं। रचित भाई, ये लगातार, जब हमें याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम भी आए थे, तो उन्होंने जो क्रूड ऑयल प्राइजेस थी उसको कंट्रोल में करके रखा था। तो अगले 4 साल इंडिया के लिए यही सिल्वर लाइनिंग है ना, कि क्रूड ऑयल नीचे रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही क्रूड ऑयल या एनर्जी प्राइसेस के ऊपर आने से थोड़ा चिढ़ते हैं, उनको लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि इसको कंट्रोल रखो। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरह से नीचे आ रही हैं, हमारे इन्फ्लेशन में एक जरूर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इस सिल्वर लाइनिंग को हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मगर हाँ, एक बात है, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। ये यूरोप, यूएस, इंडिया, इवन इफ दे कम टुगेदर, लेट्स नॉट फॉरगेट वन फैक्ट, चाइना इज द ग्लोबल फैक्ट्री। अगर हम ये सोच रहे हैं कि चाइना को हम अलग थलग कर देंगे, और हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम वो प्रोडक्शन कर लेंगे कि हम चाइना को कॉम्पीट कर सकें, इट्स अ बिग नो। उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और इनका टेन्योर जो है वो 4 साल का ही है। 4 साल में नए प्रेसिडेंट आएंगे या क्या होगा? क्योंकि ओवर द वीकेंड आपने एक और चीज सुनी होगी कि वॉशिंगटन में धरना प्रदर्शन चालू हो गया है एंटी ट्रंप पॉलिसीज का। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे अनवाइंड होंगे, और उन्हीं को देख के हमें आगे समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है। कल एक और अच्छी चीज़ आई है कि इंडिया का मॉनसून भी नॉर्मल आ रहा है, और 103% ऑफ द जो एवरेज बारिश होती है उसका 103% बारिश होने का अनुमान है। स्काई मैट का ये अनुमान है। रचित भाई, कैसे देख रहे हैं मॉनसून पॉजिटिव, क्रूड ऑयल पॉजिटिव, आरबीआई रेट कट कर रहा है, गवर्नमेंट 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं ले रही है, और जो नेगेटिव हैं वो ये हैं कि भाई एलटीसीजी एसटीसीजी तो बढ़ ही चुका है। हालांकि एलटीसीजी एसटीसीजी की ज़रूरत भी क्या थी, इस साल तो किसी का बनेगा नहीं। मार्च 31 को किसका बना होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म गेन बढ़ा लो आप, और इस साल भी अगर बन जाए तो बड़ी बात है। अभी तक तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि चीज़ें रिकवर ही होंगी, और वो भी आपका शॉर्ट टर्म लॉस तो आपका शॉर्ट टर्म गेन से ऑफसेट हो जाएगा। तो इस साल भी गवर्नमेंट को शायद शॉर्ट टर्म में तो कुछ आएगा नहीं। हाँ, एसटीटी का ज़रूर बेनिफिट गवर्नमेंट उठा लेगी। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यही हैं कि एक तो लॉन्ग टर्म गेन हो गया, एक टैरिफ वॉर की अनसर्टेनिटी हो गई, और तो कुछ नेगेटिव है मार्केट के लिए? नहीं है? नहीं नहीं, देखिए, और कुछ नेगेटिव नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए चीजें पॉजिटिव हैं, उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, अनसर्टेन टाइम्स में ना इरेटिक मूवमेंट आते हैं।
देखिए हम सब ये मान रहे हैं कि अभी बस हमको ये टाइम निकालना है, और ये हमने स्टेबल तरीके से निकाल दिया तो क्वार्टर्स टू कम, क्योंकि देखिए विवेक सर, ये जो 12 लाख रुपए का इनकम टैक्स का बेनिफिट है, मतलब 12,75,000 रुपए का ये जो है, इससे हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। मॉनसून अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसका भी हमें एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अभी आप एक क्वार्टर का टाइम ले लीजिए इस सेटलमेंट को सही तरीके से होने के लिए, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करिए, मतलब वेरी फ्रैंकली मेरी भी जहां बात हो रही थी, बहुत हद तक मैं भी कन्विक्शन में था 9 तारीख के पहले पहले ना डोनाल्ड ट्रंप आके कुछ स्टेटमेंट दे देंगे और रिकॉल कर देंगे, 1 महीने का टाइम ले लेंगे, बट नहीं, इस बार वो ये नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस में आप देखें जिस तरीके से हुआ था कि एक अनाउंसमेंट आया कि 90 दिन का एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया और मार्केट नीचे आया। ये अनसर्टेन टाइम्स जो है ना, जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं आ रही है तब तक बस लाइट हैंड के साथ बैठना है और लोअर लेवल्स पे क्वालिटी स्टॉक्स को एवरेज करना है। क्या ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई? नहीं, ऑल्टरनेट सब चीजों के निकलते हैं। कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा, कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा, वो चीजें आने वाले क्वार्टर्स में हमको समझ में